हाँ भाई, क्या हाल है सभी के? सब बढ़िया हो कि नहीं? सब बढ़िया ही रहने चाहिए। रिवीजन टाइम पे होनी चाहिए। और क्या है, बस इसी में ज़िंदगी बढ़िया कट जाएगी, पेपर निकल जाएगा, ऑफिसर बन जाएंगे। क्या टेंशन है सर? बस रिवीजन नहीं कर पा रहे सर। रिवीजन तो करना पड़ेगा। खैर, आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं। क्या? महाजनपदास। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपदास। इससे पहले हम ऑलरेडी क्या क्या प्री हिस्टोरिक एज, स्टोन एज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति को पढ़ चुके हैं। आर्यंस और वैदिक एज के बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, उसके अलावा बुद्धिज्म और जैनिज्म हम ये भी खत्म कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाजनपदास। महाजनपदास। ठीक है। तो सर, सबसे पहले तो हमें यह बताओ कि महाजनपदास होने के क्या एविडेंस है, क्या सोर्सेज हैं? भाई, उस टाइम पे ये 16 बड़े बड़े जनपद स्टैब्लिश थे। इसका क्या हमें प्रूफ मिलता है? तो प्रूफ हमें मिलता है, एक जैन की एक बुक है। ठीक है, जैन लिटरेचर में एक बुक है जिसका नाम है भगवती सूत्र। उसके अंदर मेंशन किया गया है कि भाई उस टाइम पे 16 महाजनपदास थे। महाजनपदा को मैंने एमजेपीडी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। ऐसे ही एक बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है, एक बुक है जिसके क्या अंगुत्र निकाय, उसके अंदर भी 16 महाजनपदों का मेंशन किया गया है। ऐसे ही एक आपके राइटर थे पनीनी। पनीनी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या? अष्टध्यायी। अष्टध्यायी पनीनी ने लिखी थी। कब लिखी थी? 500 बीसीई का टाइम है ये, 500 बीसीई उस टाइम पे लिखी थी। उसके अंदर भी इन्होंने बात करी है किसकी? 16 महाजनपदों की। दैट मींस कि हाँ, एग्जिस्ट करते थे। अब वो 16 महाजनपद थे कौन कौन से? जैसे अंग, मगध, कोसी, कोसाल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, इसके बाद मत्स्य, शौरसेन, अस्मक, या इसी को अस्वाक भी कहते हैं, अवंती, गांधार एंड कंबोज। और अगर मैप पे देखें तो ये रहा सर, जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, कंबोज, गांधार, फिर यहाँ पे कुरु पांचाल हो गया, कोसाल, मल्ला, वज्जी, काशी, मगध, अंग, छेदी, अवंती। अब आप ये देखो, इन सब में मोस्टली सारे के सारे जो आपके महाजनपद है वो नॉर्थ इंडिया के अंदर हैं। सिर्फ एक है जो साउथ इंडिया के अंदर है, विंध्यस पार करके, असाक, या इसे ही अस्वाक भी कहते हैं, असाक महाजनपद। ठीक है। अब ये बने कैसे सर? मतलब महाजनपद, इतने बड़े बड़े जनपद कैसे बने? कैसे इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई? तो सर, इसको बोला जाता है सेकंड अर्बनाइजेशन। मतलब पहली अर्बनाइजेशन हमने क्या पढ़ी थी? जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। सेकंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया बोला जाता है राइज ऑफ महाजनपदा को। क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके टाइम पे पॉपुलेशन एकदम पीक पे आ गई, पॉपुलेशन बहुत बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो डेमोग्राफी चेंज हो गई। डेमोग्राफी चेंज हुई तो लोगों की डिमांड चेंज हो गई कि अब हमें जिंदगी से क्या चाहिए। लोगों की वो प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं। एग्रीकल्चरल में बहुत इंक्रीज हो चुका है। जब एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली ट्रेड एंड कॉमर्स भी बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जो भी सरप्लस में आ रहा है उसे हम बाहर बेच देंगे। जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा दैट मींस आपकी इकोनॉमी फैल रही है, इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, जितना ज्यादा इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन आएगा उतना ही ज्यादा सेटल्ड वे ऑफ लाइफ में हम लोग एंटर करेंगे कि भाई अब हमें जगह जगह घूमने की जरूरत नहीं है, अब हम एक जगह थोड़ा सा सेटल करेंगे अपने आप को। ठीक है। आयरन यूज बहुत बढ़ गया था इसके टाइम पे। भाई जो भी लड़ाइयां हो रही हैं उस टाइम पे आयरन का भाई यूज करने लगे उसके अंदर, और भी हल खेती में इधर उधर बर्तन वर्तन बनाने में आयरन यूज बढ़ गया। उसके बाद इरिगेशन भी बहुत हुआ। इरिगेशन का जब सिस्टम बढ़ा तो क्या हुआ सर? राइस प्रोडक्शन में तो धुआं बूम हो गया, एकदम एकदम बूम पे चली गई, राइस की सरप्लस प्रोडक्शन चल रही है। अब ये सर महाजनपद पिक्चर में कैसे आए? हमने देखा था सबसे पहले जना हुआ करते थे, क्लैंस, छोटी छोटी क्लैंस, ट्राइब। ठीक है। उसके बाद हमने जब वैदिक एज के अंदर आए तो वही जना किस में कन्वर्ट हुए थे? आपके आपके हुए थे जनपद के अंदर, जहां पे अलग अलग ट्राइब्स आपस में मिलती हैं। और फाइनली भाई आपके ये जनपद, कई सारे जनपद मिले और महाजनपदास की फॉर्मेशन हो गई। अब बेसिकली मतलब क्या है? सोसाइटी एक्सपेंशन हो रहा है। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो सोसाइटी के अंदर लोग बढ़ गए हैं, सोसाइटी और ज्यादा फैल रही है। अब जितनी ज्यादा सोसाइटी फैलेगी उतना ही ज्यादा जो आपकी वर्णों की हायरार्की है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब भाई हमने 4 वर्ण पढ़े हैं ना, कौन कौन से? आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस और शूद्रास, तो उनके बीच में भी तो सर सोसाइटियल एक्सपेंशन होगा, वो भी आएगा। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी नई क्लासेज हैं, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो कोई ट्राइबल पॉपुलेशन हो, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका सोशल बेस बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और हर एक को बर्थ के बेसिस पे, जन्म के आधार पे उनको डिसाइड कर दिया जाता था कि उनका क्या होगा स्ट्रक्चर।
जैसे शूद्र में अलग अलग काम दे दिए, वो तो काम ही कर रहे हैं, वैश्याज में अलग अलग काम दे दिए कि भाई तुम तो बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हो। इस तरीके से बर्थ के बेसिस पे भैया अलग अलग सोसाइटी को काम दिया जाने लगा। ठीक है, जो लेटर वैदिक एज के अंदर जो आपके गृहपतिज होते थे, ठीक है, वो महाजनपद के टाइम पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन गए। और इन लैंडलॉर्ड्स का एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत कमांड होता था। जब कमांड होता था तो सरप्लस होता था, जब सरप्लस होता था तो क्या होगा, रूरल एरिया में, गांव वाले एरिया में इन लैंडलॉर्ड्स की एकदम इज्जत बढ़ गई भाई, एकदम अपने को भी फुल इज्जत मांगता है। अर्बन एरियाज के अंदर क्या हुआ, वैश्यास लोग पावर में आने लगे। वैश्यास की पावर इंक्रीज क्यों हुई भाई, वैश्यास के अंदर आपके थे मर्चेंट लोग, ट्रेडर क्लास के लोग। अब ऑलरेडी ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ चुकी है, तो भैया वैश्यास की पावर भी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। जो एक फैमिली, एक जॉइंट फैमिली का हेड होता था, कुटुंबिका, उसके पास भी अब पैसे आ गए हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी निगम, मार्केट, देखो निगम को बोलते हैं मार्केट, ठीक है, ये आपकी बेसिकली वैदिक एज के अंदर हुआ करती थी। निगम, या उसे ही मार्केट कहते हैं, या उसे ही हाट कहते हैं, HAAT, हाट। तो ये मार्केट क्यों लगाई जा रही है भाई, सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है तो इन चीजों को हम मार्केट के अंदर बेच देंगे। ठीक है, क्या क्या बेचते थे भाई, कोई अनाज हो गया या क्राफ्ट्समैन वर्क हो गए, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हम लोग बेच देंगे। ठीक है जी, अब जब बेचोगे तो क्या होगा, लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ेगी आपस में कि भाई ठीक है, वो फलाना आदमी चावल बेच रहा है, वो गेहूं बेच रहा है, तो अब हमने क्या करा, हमने ये उगाना बंद कर दिया, हम किसी और काम में लग गए और हम उनसे खरीद लेंगे। दैट मीन्स कि आपस में डिपेंडेंसी बढ़ रही है अब लोगों की। ठीक है, यही निगम आपके स्मॉल टाउन्स में कन्वर्ट हुए और फाइनली महाजनपदा पीरियड में इनको नगर बोला जाने लगा। ठीक है, अब सर ये जो नगर थे यही आगे जाके आपके महानगर बने। नगर के अंदर हमने देखा था वैश्यास लोगों को, ठीक है, उनकी पावर क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स भी कर रहे हैं और बैंकिंग एक्टिविटीज भी कर रहे हैं। मतलब सर पैसा उधारी में देना, किसी को कुछ काम करना है, उसके लिए पंच मार्क्ड कॉइन्स ये लोग इशू करते थे। गिल्ड एंड श्रेणीज, गिल्ड को ही श्रेणीज बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये लोग कौन है, अलग अलग तरीके के मर्चेंट एसोसिएशन होते हैं जो मिलके ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, पंच मार्क पॉइंट यूज कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आसानी से हो पा रही हैं। अब बार्टर सिस्टम की अब जरूरत नहीं है भाई। सपोज करो कि मैं, मेरे को केले चाहिए, मेरे पास टमाटर है, लेकिन वो कहे कि नहीं मेरे को तो तुम आलू दो, मैं तभी तुम्हें केले दूंगा। इसीलिए पंच मार्क कॉइन्स आए। पंच मार्क कॉइन्स आएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आसानी होगी। बिल्कुल सही बात है। अब ये जितने भी सेंटर्स हुआ करते थे, मतलब जितनी भी मार्केट्स हुआ करती थी, नगर हुआ करते थे, निगम हुआ करते थे, ये सब नदियों के किनारे पे हुआ करते थे। ठीक है, और नदियों के किनारे क्यों होंगे, ताकि नेविगेशन में आसानी रहे। और दूसरे इनकी जो तादाद हुआ करती थी वो दो रास्तों पे हुआ करती थी। उन दो रास्तों का नाम है, एक को है उत्तरापथ और दूसरे को कहते हैं दक्षिणापथ। उत्तरापथ कौन सी है, ये जो यहां से आ रही है तक्षशिला से, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से आ रही है, पूरी ऐसे आ रही है घूमते घूमते, और राजगिरा यहां मगध के पास आती है, फिर आगे चली जाती है। ठीक है, नॉर्थ वाले में है तो इसको हम उत्तर पथ बोलते हैं। आज के टाइम पे जो आपका ग्रैंड ट्रंक रोड है, GT रोड, वो यही है। ठीक है, और दूसरा जो रास्ता है जिसे कहते हैं दक्षिणापथ, दक्षिणापथ ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये साउथ इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ इंडिया को। तो इनके किनारे पे भी बहुत सारे टाउन्स, बहुत सारी मार्केट लगती थी। क्यों, क्योंकि इन पे आवाजाही लोगों की बहुत होती थी, तो वो होगी तो सामान खरीदेंगे, तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, राइट। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर मोस्टली हमें क्या मिलते हैं, सारे के सारे आपके महाजनपदास, इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैं, किसी के मतलब हर एक का अपना अपना सॉवरेनिटी है, अपना अपना शासन चल रहा है। अब इनकी लोकेशन कहां पे है, मोस्टली ज्यादा ज्यादा हमें महाजनपद जो है वो कहां मिलेंगे, गैंगेटिक प्लेन्स में। भाई यहां से गंगा नदी बह रही है, उसका जो प्लेन एरिया है वहां पे आपको सबसे ज्यादा ये महाजनपद मिलेंगे। और कुछ कुछ आपको महाजनपद मिलेंगे फुट हिल्स ऑफ हिमालय, मतलब शिवालिक वाली रेंज के अंदर। कहां से कहां तक जा रहे हैं सर, पहले यहां नॉर्थ वेस्ट रीजन में है 2-3, उसके बाद पूरे गंगा वाले एरिया में है जो बेसिन एरिया है, और कुछ कुछ शिवालिक के फुट हिल्स पर है। ठीक है, अब सर एक बात बताओ, ये जितने भी महाजनपद हैं इनमें किस तरीके का शासन चल रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, डेमोक्रेसी है, ओलिगार्की है, क्या है, मोनार्की है, राजा का शासन है, क्या चल रहा है। तो उसके अंदर सीन क्या है, बेसिकली दो तरीके की चीजें चल रही हैं। एक है गणसंघ। गणसंघ बेसिकली वो महाजनपद हुआ करते थे जो रिपब्लिक्स थे, मतलब जहां पे हेरिडेटरी राजा की पोस्ट नहीं है, राजा को चुना जाता था डिबेट एंड डिस्कशन करके। ठीक है, और ये गणसंघ मोस्टली कहां होते थे, हिमालय के फुटहिल्स पे। जो ये हिमालय के फुटहिल्स वाले हैं, यहां पे आपको मोस्टली क्या मिलेंगे, गणसंघ। गणसंघ के अंदर क्या हो रहा है सर, रिपब्लिक वाली बात है, मतलब इलेक्शन होगा राजा बनाने के लिए।
ओलिगार्की भी मिलेंगे, मतलब 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी फैमिलीज होंगी, वो पूरा का पूरा महाजनपद संभाल रही हैं। एक साल के लिए एक फैमिली देखेगी, दूसरे साल के लिए दूसरी फैमिली एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, तीसरे साल के लिए तीसरी करेगी, इसको कहते हैं ओलिगार्की। ठीक है। और अलग जो बाकी महाजनपद बचे वो थे मोनार्की, मतलब सर वहां पे राजा का शासन होगा और हेरिडेटरी पोस्ट होगी, राजा की हेरिडेटरी पोस्ट होगी, कोई इलेक्शन फिलेक्शन का कोई काम नहीं है। ठीक है। तो दो तरीके के हैं, एक रिपब्लिक और एक मोनार्कियल। अब सर रिपब्लिक कौन से और मोनार्कियल कौन से हैं वो देखेंगे, लेकिन पहले दोनों में डिफरेंस देख लो। भाई जो गणसंघ है, मतलब जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं, कोई जो चीफ की पोस्ट है, जो राजा की पोस्ट है, वो हेरिडिटरी नहीं है, उसको क्या बोला जाता है, गणराज एंड गणपति। ठीक है। फंक्शनिंग बाय एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल, मतलब अभी जो मैंने आपको ओलिगार्की का एग्जांपल दिया ना, जो 4-5 उच्च वर्ग की जो फैमिलीज होंगी वो क्या करेंगी, एक गांव को चलाएंगी, महाजनपद को चलाएंगी, उसे ही कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक काउंसिल। ठीक है। लीडिंग क्षत्रियास, जो भी यहाँ पे राजा हैं, जो भी चीफ है, वो क्षत्रिय आपकी क्लास से बिलोंग करते हैं। फैमिली और अथॉरिटी लाइक स्ट्रक्चर लाइक गणास, जो भी फैमिली और अथॉरिटी है वो गांव की तरह ही रह रही है। लोकेटेड नियर और इन द हिमालयन फुटहिल्स एरियाज, मोस्टली आपको गणसंघ कहां मिलेंगे, जो फुटहिल्स है हिमालय का, वहां पे मिलेंगे। स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया होता है इनका। इनके अंदर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, क्या बोला मैंने, इलेक्शन हो रहा है, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, वोट करेंगे, फिर हम किसी को राजा बनाएंगे। दैट मींस इट इज द फॉर्म ऑफ अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिपब्लिक। जो इंडिया बना है कब, 1950 में, वो भैया गणसंघ उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक है। वोटिंग वॉज डन ऑन अ पीस ऑफ वुड दैट कॉल्ड सलक, ये मैंने आपको बुद्धिज्म वाली क्लास में ही बताया था कि वोटिंग किस पे होती है, एक लकड़ी पे होती है, और उसको क्या बोलते हैं, सलक, या फिर उसी को बोलते हैं सलक गहपक। ठीक है। अब ये जो गणसंघ वाले थे ये मोस्टली लिबरल हुआ करते थे, मतलब अनऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल विचारधारा जो चल रही है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम उसी हिसाब से चले, हम नए आइडियाज को भी फॉलो कर सकते हैं। ये थे आपके गणसंघ वाले। दूसरे हैं आपके मोनार्कियल वाले, सेंट्रलाइज्ड पावर, मतलब जहां पे भैया राजा है, सॉवरेन, जो चलेगी राजा की चलेगी, हेरिडिटरी पोस्ट है, जो राजा है उसी का बेटा राजा बनेगा, कोई इलेक्शन की बात नहीं है। कहां पे मिलते हैं आपको मोनार्कियल वाले मोस्टली महाजनपदास, फर्टाइल एरिया ऑफ गैंगटिंग प्लेन्स, जो भी गंगा बह रही है उसमें जो भी फर्टाइल एरिया है उस पूरे में आपको इनकी लोकेशन मिलेगी। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, मतलब सर किंग जो है वो मेन पावर है और उसको एडवाइस करेंगी अलग अलग बॉडीज, जैसे कि वो बॉडीज कौन सी है, परिषद या सभा। और यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइनिटी ऑफ किंग। मतलब सर डिवाइनिटी ऑफ किंग का बेसिक मतलब है कि जो आपका राजा होगा ना, मोनार्कियल जो राजा होगा, बेसिकली उसको हम भगवान का दर्जा दे रहे हैं। ठीक है। अब ये वही बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइनिटी, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री जब हमने स्टार्ट करी थी तब मैंने आपको बताया था इसके बारे में। खैर अब और जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। अब जो राजा है वो सही है कि नहीं है, उसको अथॉरिटी देना, उसको लेजिटिमाइज करना, वो सही भी है कि नहीं है, इस चीज को कौन प्रूफ करेगा, इस चीज को कौन समझाएगा, वो समझाएगा प्रीस्ट क्लास, ब्राह्मण। यहीं से आपका एक नेक्सस बनता है, किसका, राजा का और ब्राह्मण क्लास का। क्या होगा भाई, राजा ब्राह्मण या प्रीस्ट को कह देगा कि भाई तू मेरी पावर को लेजिटिमाइज करवा लोगों के अंदर, ताकि लोग मेरी बात माने, और मैं तेरे को इतने गांव दे दूंगा, इतनी दक्षिणा दे दूंगा। ठीक है। तो ब्राह्मण लोग यही करते थे उस टाइम। ठीक है जी। यहां से ये नेक्सस स्टार्ट होता है, इसी को कहते हैं ब्राह्मणिकल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है। तो भैया राजा को हम थोड़ा थोड़ा भगवानों से, देवता के साथ जोड़ने लगे हैं। अब आ जाते हैं कि सर गणसंघ, कौन कौन से गणसंघ हैं। ठीक है। जहां पे आपका इलेक्शन होते थे, जैसे साक्याज ऑफ कपिलावस्तु, साक्याज ऑफ कपिलावस्तु, लिच्छवी हो गई वैशाली के अंदर। ठीक है। उसके अलावा मल्लाज ऑफ पावा, मल्लाज ऑफ कुशीनगर, कोलियाज, भग्गाज, मोरियाज, कलमाज, विदेहास एंड नायास, ये जनंत्रिका ट्राइब वाले, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, महावीर के पिताजी जिससे बिलोंग करते थे। ठीक है। और आपके मौर्यास, ये मौर्यास वही हैं जहां से आपकी मौर्यन डायनेस्टी का हमने सोर्स ओरिजिन माना है। तो ये सब थे क्या, गणसंघ, जहां पे आपके इलेक्शन हुआ करते थे। तो ओवर द टाइम क्या हुआ भाई, जैसे जैसे समय बीता, टोटल हमने 16 महाजनपद देखे, उन 16 में से 4 पावरफुल बचते हैं, बाकी जो बचे कुचे थे उनको इन 4 ने अपने अंदर एनेक्स कर लिया। फिर ओवर द टाइम आते आते इन चारों में से भी फाइनली एक विजय बनता है, मगध। अभी पूरी स्टोरी देखेंगे कैसे। ठीक है। एट लास्ट मगध विल मेक वास्ट एम्पायर सब्जुगेटिंग ऑल, मगध क्या करेगा, इन सारे जनपद महाजनपदों को अपने अंडर ले लेगा। दैट डजंट मीन गणसंघ विल बी ओवर, इसका यह मतलब नहीं है कि गणसंघ खत्म हो गए, गणसंघ अभी भी रहेंगे, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं करेंगे, लेकिन जो सॉवरेनिटी होगी वो मगध की होगी, जो मेन हेड होगा वो मगध होगा। ठीक है। गणसंघ का चैप्टर क्लोज होता है हमारा आपका
गुप्ता के टाइम में, ठीक है। समुद्रगुप्त जो गुप्ता पीरियड में था, उसने बेसिकली क्या सोचा था कि मैं इन गणसंघ को भी निपटा दूंगा। और क्यों निपटा दूंगा? इसलिए निपटा दूंगा क्योंकि मेरे को एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है। तो भैया पहले के टाइम पे मौर्यन वॉर्यन उसके बाद भी रहे हैं, फिफ्थ सिक्स सेंचुरी के टाइम तक आते आते आपके गणसंघ खत्म कर दिए गए। किसने? ये जो गुप्ता डायनेस्टी के जो समुद्रगुप्त था उसने कर दिए थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे मल्लास, मल्लास बेसिकली मल्लास की दो ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है पावा, पावा में, जहां पे आपके महावीर जी की मृत्यु हुई थी, और दूसरी है कुशीनगर में, जहां पे बुद्ध जी की हुई थी। बुद्ध ने परिनिर्वाण लिया था वहां पे, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ मल्ला फाइनली एनेक्स्ड बाय अजात शत्रु ऑफ मगध। मगध के अंदर जब अजात शत्रु का रूल था, फाइनली उसने मल्ला को अपने अंडर ले लिया। साक्यास, साक्यास कहां से थे? सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे थे आपके साक्यास, ठीक है। अब भैया किंग विरुधक, किंग विरुधक कौन है? प्रसेनजीत, सन ऑफ प्रसेनजीत। इसने क्या किया था? कोसाल के अंदर मिला लिया था। बेसिकली साक्यास का एक किंग था किंग विरुधक, ठीक है जी। किंग विरुधक किसका बेटा था? प्रसेनजीत का। प्रसेनजीत राजा हुआ करता था कोसाल का। तो बेसिकली ये जो कोसाल वाला है ना, ये कोसाल वाला है जो, इसने साक्यास को अपने अंडर ले लिया था। उसके बाद आते हैं आपके लिच्छवीस, डॉन्टलेस एंड वॉर लविंग पीपल। लिच्छवी भाई बहुत लड़ाकू लोग हुआ करते थे, ठीक है। महावीर की जो आपकी माता जी थी त्रिशाला, वो भी लिच्छवी प्रिंसेस थी। जब हमने अभी देखेंगे, और इससे पहले हमने जैनिज्म वाली क्लास में भी देखा था वो, ठीक है। कॉन्टेस्टेड विद अजातशत्रु हु हैड टू पे हैवी फॉर एनेक्सिंग दिस टेरिटरी। एक बार अजातशत्रु ने ट्राई किया था लिच्छवी को कैप्चर करने के लिए, लेकिन लिच्छवी लोग तो बहुत मारते थे। तो भैया अजातशत्रु को बहुत नुकसान हुआ था उस टाइम पे, वो लिच्छवी को कैप्चर नहीं कर पाया था। उसके बाद आते हैं आपके अंगा पे, अंग पे आते हैं। अंग की कैपिटल थी चंपा, ठीक है। कहां पे है ये अंग? ये है आपके गंगा और चंपा रिवर जहां पे मिलती है, उसके कॉन्फ्लुएंस पे है। पद्मावती इन्हीं की बेटी हुआ करती थी, जिन्होंने महावीर के संघ को जोड़ा था, और वो महावीर की पहली क्या बनी थी? वर्शिपर बनी थी, उनकी फीमेल वर्शिपर, ये वही है पद्मावती। ये हमने जैनिज्म में भी पढ़ा था, राइट। उसके बाद इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट टू साउथ ईस्ट एशिया। भाई अंक ऐसी जगह पे है जहां से आप साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपना ट्रेड एंड कॉमर्स फैला सकते हो। तो दैट मींस कि एक इसकी काफी अच्छी पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। नेक्स्ट आते हैं छेती, या इसे ही छेदी भी बोला जाता है। इसकी कैपिटल थी शुक्तिमती, शुक्तिमती, ठीक है। इसका एक राजा था, कौन? शिशुपाल, जिसका नाम पुराण के अंदर मेंशन किया है। ये शिशुपाल कौन है? जिसका वध कृष्णा ने किया था। आपके लॉर्ड कृष्णा ने शिशुपाल जी को निपटाया था, उसका मेंशन यहीं से किया गया है कि वो छेदी के अंदर था, छेदी का राजा हुआ करता था। ऐसे ही आते हैं आप किस पे? कुरु पे। कुरु ये रहा, ठीक है, पंजाब हिमाचल वाले बॉर्डर पे है। तो भैया कुरु की कैपिटल क्या है? इंद्रप्रस्थ। महाभारत के हमें बहुत सारे एविडेंस यहीं से मिलते हैं। इसके बाद आते हैं किस पे? पांचाल। पांचाल पे आ जाते हैं। पांचाल कहां है? ये रहा जी पांचाल। पांचाल कहां पे है? अचित्र एक जगह है, क्या? अहिछत्र, बरेली के पास एक जगह है अहिछत्र, वहां पे। और कंपिल फरुखाबाद, कंपिल फरुखाबाद ये भी आपकी यहीं पे उत्तर प्रदेश वाले बॉर्डर पे है। ये दो इंपॉर्टेंट जगह थी कहां पे? पांचाल के अंदर। इसके बाद है एक मत्स्य, 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 इसकी कैपिटल है विराटनगर। विराटनगर कैपिटल है किसकी? मत्स्य की। या इसी को क्या बैराट भी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बैराट, ठीक है। ये है मत्स्य, राजस्थान वाले एरिया में आपको दिखेगा। यहां इसको बेसिकली किसने बनाया था? एक इनके फाउंडर थे, विराट नाम था उनका, किंग विराट, उन्होंने ही बनाया था, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं किस पे? सौरसेन पे। सौरसेन कहां पे है? ये रहा सर, ये रहा सौरसेन। इसकी कैपिटल हुआ करती थी मथुरा। और भैया यहां पे राजा कौन थे? किंग अवंतीपुर, अवंतीपुर उनका नाम था। और किसके शिष्य थे वो? बुद्ध के शिष्य थे। अब आ जाते हैं किस पे? गांधार पे, एकदम नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में गांधार, ये भी एक महाजनपद हुआ करता था। तक्षशिला कैपिटल हुआ करती थी इसकी, ठीक है। राजा कौन है? पुष्कर सरीन, पुष्कर सरीन वहां पे उस टाइम राजा हुआ करता था। और यहां पे सबसे एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन मिलती है हमें, कौन सी? बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन। बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन हमें कहां मिलेगी? गांधार के अंदर मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं किस पे? कंबोज पे।
कंबोज की कैपिटल क्या है? पूंछा। पूंछा कहां पे है? उत्तर पथ पे है, ट्रेड रूट पे उत्तर पथ पे है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी। ये रहा कंबोज, ठीक है। मोस्टली यहां से ट्रेड किसका? घोड़ों का व्यापार होता था। उसके बाद आ जाते हैं असक, या जिसे ही अशवाक कहते हैं, नीचे। ये अकेला महाजनपद है जो साउथ इंडिया के अंदर है, यहाँ पे आप सतपुड़ा विंध्या को क्रॉस करके, ठीक है जी। तो जो असाक है ये बेसिकली क्या है? गोदावरी नदी के किनारे पे और मंजरी नदी के किनारे पे है। कैपिटल क्या है? पोटाली। पोटाली कैपिटल है। दक्षिणापथ, हमने दो पथ पढ़े थे, एक उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। दक्षिणापथ पे पड़ता है। ओनली महाजनपदास इन द साउथ ऑफ विंध्यास, ठीक है। अब बात है 100 सालों की, मतलब सर बिटवीन 600 टू 500 बीसी। इस बीच में क्या हुआ? जितने भी आपके स्मॉल किंगडम्स थे, स्मॉल महाजनपद थे, उनको बड़े महाजनपद जो स्ट्रांग हुआ करते थे उन्होंने कैप्चर कर लिया। इसे ही कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो भी पावरफुल व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? वो वीक वाले को सब्जुगेट कर लेगा, एनेक्स कर लेगा। इसे कहते हैं मत्स्य न्याय, ठीक है। तो बेसिकली भैया इन 100 सालों के अंदर 12 जो आपके महाजनपद हुआ करते थे वो इन्हीं सब के अंदर अलग अलग जगह समा गए। 4 अब फाइनली बचे हैं, कौन से? वत्स, कोसाल, अवंती और मगध, ठीक है। इन्हीं में से हमें सारे पढ़ने और फाइनली हम पहुंचेंगे कहां पे? मगध के ऊपर। तो भाई वत्स को देखते हैं सबसे पहले। वत्स जो है आपका यमुना नदी के किनारे पे है। वत्स जो है आपका यमुना नदी के किनारे पे है। कैपिटल है इसकी कौशाम्बी। कौशाम्बी कहां पे है? प्रयागराज के पास, मतलब इलाहाबाद के पास, ठीक है। और इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्यों? क्योंकि उत्तरापथ पे है ये, मतलब सर ट्रेड वाले रूट पे है, तो बढ़िया बढ़िया ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है, ठीक है जी। इसमें जो मोस्ट पॉपुलर किंग है वो है उदयन। उदयन किंग का नाम है मोस्ट पॉपुलर, कहां का? वत्स का। इसकी लड़ाई किससे चल रही है? अवंती वाले से। ये है वत्स, ये है अवंती। पेन ले लेते हैं। देखो ये है आपका वत्स जहां पे उदयन राजा है, ये है आपका अवंती जहां का राजा है कौन? प्रद्योत। प्रद्योत। इन दोनों की आपस में लड़ाई है, ठीक है, लड़ाई है इन दोनों की। तो भैया लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी, तो इन्होंने क्या करा? मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिए। शादी कर लेंगे जी, शादी करवा देंगे। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए। तो भैया ये जो अवंती में जो राजा था कौन? प्रद्योत। इसकी बहन, इसकी बेटी थी एक, जिसका नाम था क्या? वासवदत्त। अवंती के राजा प्रद्योत की बेटी थी कौन? वासवदत्त। उसकी शादी कर दी गई वत्स के राजा उदयन के साथ। डिप्लोमेटिक कम मैट्रिमोनियल अलायंस की, भैया आप लड़ेंगे नहीं, हम लोग शादी करके अपना बढ़िया काम चलाएंगे, लड़ेंगे नहीं बस, ठीक है। इसी शादी के ऊपर, इसी शादी के ऊपर एक किताब लिखी गई गुप्ता के पीरियड के बाद। मतलब देखो ये कहानी चल रही है हमारी लगभग लगभग 500 बीसी के आसपास, राइट। और इस चीज के ऊपर, इस शादी के ऊपर एक किताब लिखी गई कब? लगभग लगभग 500 600 कॉमन एरा के टाइम पे, मतलब 1000 साल के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो अलायंस, ठीक है। वो बुक का नाम था स्वप्न वासवदत्त। स्वप्न वासवदत्त कब लिखी गई? 6th सेंचुरी कॉमन एरा, पोस्ट गुप्ता पीरियड, लगभग लगभग 800 से 1000 साल के बाद लिखी गई। और ये बुक लिखी किसने थी? भाष नाम का एक ऑथर था, उसने लिखी थी, ठीक है। वत्स के और किस लिए मशहूर था? भाई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया थी यहाँ पे। जब उदयन मर जाता है तो उसका जो बेटा था बेधी कुमार, वो ज्यादा अच्छा रूलर नहीं था, वीक था, ठीक है, ज्यादा कुछ कर नहीं पाता था। तो भैया क्या हुआ? जो प्रद्योत था, अवंती मतलब ससुर जी, ससुर जी ने क्या करा? वत्स को अवंती के अंदर ले लिया, वत्स को अवंती के अंदर मिला दिया, ठीक है। यहां पे आपका वत्स का मामला खत्म होता है। अब आते हैं किस पे? अवंती पे। अब ये जो अवंती है ना, ये जो अवंती है ये बेसिकली दो हिस्सों में टूटा हुआ है। इसकी दो जगह कैपिटल है। जो नॉर्थ में जो इसकी कैपिटल है उसे कहते हैं उज्जैन, और जो साउथ में इसकी कैपिटल है उसे कहते हैं माहिष्मति। ये माहिष्मति आपका वो बाहुबली वाला नहीं है, पर कुछ कह सकते हैं, क्या पता कॉन्सेप्ट यहीं से उताया हो, ठीक है। तो भैया जो अवंती थी उसकी नॉर्थ के अंदर कैपिटल थी उज्जैन और साउथ के अंदर कैपिटल थी माहिष्मति। इस अवंती को एक नदी दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है, मतलब नॉर्थ वाले को और साउथ वाले को। वो नदी है वेत्रावती, ठीक है। चंद प्रद्योता यहां पे भैया कौन थे? राजा हुआ करते थे, कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, बुद्ध के टाइम पे साथ में ही थे ये लोग। उसके बाद अवंती राज्य के अंदर आपका एक किंग आता है पालक।
पालक। ये पालक इतना ज्यादा मजबूत था, इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि इसने भैया क्या नाम है, मगध के अंदर हरण्याक डायनेस्टी चल रही है, ठीक है, उसका एक किंग था उदयभद्र। तो इस बंदे ने वहां पे भैया रिवॉल्ट करवा दिया। ये बंदा पालक वहां गया भी नहीं था, इसने सिर्फ वहां पे रिवॉल्ट करवा दिया। उस रिवॉल्ट के चक्कर में भैया मगध के लोगों ने ही अपने राजा को मार दिया। मगध के लोगों ने ही अपने राजा को मार दिया हरण्याक डायनेस्टी के अंदर। तो मतलब भैया अवंती वालों का बहुत इंफ्लुएंस था। लेकिन बाद में इनके बाद ज्यादा अच्छे किंग आए नहीं, जो बाद के किंग आए वो वीक थे। जब वीक थे तो ये अवंती और मगध वाले तो लड़ ही रहे हैं आपस में कि भाई तूने हमारा राजा मरवा दिया था ऐसे ऐसे करके। तो भाई अवंती और ये जो मगध का कॉन्फ्लिक्ट है ये लगभग 100 सालों तक चलता रहा। फाइनली जब शिशुनाग आता है कहां पे, मगध के अंदर, वो अवंती को मगध के अंदर सब्जुगेट कर देता है। शिशुनाग अवंती को मगध के अंदर मिला देता है। ठीक है, यहां पे आपकी अवंती की कहानी खत्म होती है। अब आ जाते हैं कोसाल पे। कोसाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसाल कैपिटल क्या है इसकी? अयोध्या। कोसाल की कैपिटल क्या है? अयोध्या। इसका जो सबसे मोस्ट पॉपुलर किंग है कौन है? प्रसन्नजीत। प्रसेनजीत बहुत ही हाईली एजुकेटेड बंदा है भैया, तक्षशिला में पढ़ा था ये। जैसे ही ये पावर पे आया, जैसे ही ये राजा बना, सबसे पहले इसने क्या करा? गणसंघ के ऊपर कंट्रोल करो, गणसंघ के ऊपर कंट्रोल करो। तो इसके लिए इसने अलग अलग तरीके के मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे हर जगह। देखो जो भी शादी विवाह का जो भी मैट्रिमोनियल अलायंस होता है ना, वो एक पॉलिटिकल टूल होता है हर जगह। ठीक है, इतने बड़े बड़े राज्यों में तो होता ही है। ये चीज हमने मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे भी देखी थी, जब यूरोपियन पावर्स आपस में लड़ रहे थे, राइट। तो भैया कोसाला देवी थी किसकी? प्रसेनजीत की बहन। प्रसेनजीत कहां का राजा है? कोसाल का। ठीक है, प्रसेनजीत की बहन थी कोसाल देवी। उसकी शादी किससे की गई? बिंबिसार से। बिंबिसार से। ये बिंबिसार कहां पे है इस टाइम? मगध के अंदर है। इसका मतलब ये जो आपके कोसाल और मगध वाले हैं भैया, इनका मैट्रिमोनियल अलायंसेस है, राइट। उसके बाद जब, क्योंकि ये एक अलायंस है, क्योंकि एक हम इसको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रहे हैं, तो फिर आपका जो प्रसेनजीत था उसने कहा मुझे भी कुछ चाहिए। तो देखो हो क्या रहा है सीन। अब प्रसेनजीत की बहन की शादी हुई है किससे? बिंबिसार से। और बिंबिसार की बेटी की शादी हुई किससे? भैया प्रसेनजीत से। देख रहे हो, एक जगह कोसाल देवी जो कि प्रसेनजीत की बहन है, वो बिंबिसार से शादी कर ली। ठीक है, इसका मतलब भैया जो प्रसेनजीत है वो इसका कौन बन गया? साला बन गया, राइट। दूसरी जगह, अब क्योंकि ये एक पॉलिटिकल टूल है, तो बिंबिसार की जो बेटी थी उसकी शादी कर दी गई प्रसेनजीत से। बिंबिसार ने अपनी बेटी की शादी अपने साले से करा दी। और साथ ही साथ प्रसेनजीत ने क्या किया? जो काशी वाला रीजन था वो बिंबिसार को डाउरी के रूप में दे दिया। ये जो काशी वाला रीजन था ये बिंबिसार को, मतलब इसको, मगध को डाउरी के रूप में दे दिया। इस तरीके से देखो पॉलिटिकल मैट्रिमोनियल अलायंस को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये जो बिंबिसार बंदा था, इसके बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे। हर जगह बंदे ने शादी कर रखी है, मल्टीपल मैरिजेस कर रखी हैं, उनसे मल्टीपल इसके बेटा बेटी हुए हैं। ठीक है जी, सबसे पहले तो बिंबिसार ने छेलेना से शादी करी थी, जो कि वैशाली की प्रिंसेस थी। ठीक है जी, वैशाली का राजा उस टाइम पे चेतक था। तो जब हम महावीर वाला एपिसोड पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि भाई महावीर कहीं ना कहीं हरण्याक डायनेस्टी से मिलते हैं। ठीक है, रिलेशन है उनका। तो भैया बिंबिसार का एक बेटा था अजातशत्रु। ठीक है, जब बिंबिसार ने छेलना से शादी करी तो उनका बेटा आया अजातशत्रु। अजातशत्रु थोड़ा उल्टी खोपड़ी का था, उसने अपने ही पिता बिंबिसार को मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मार दिया और गद्दी पे बैठ गया। इसकी वजह से प्रसेनजीत और अजातशत्रु आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। प्रसेनजीत कौन था? अरे वही साले साहब, और अजातशत्रु, ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। ठीक है, अजातशत्रु का दिमाग इतना हिला हुआ था कि उसने अपनी माता, जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, उसको भी नहीं छोड़ा, लिच्छवियों को भी अपने अंडर कर लिया था 15 साल की लड़ाई करके। अपनी माता की घर वालों को भी नहीं छोड़ा और उसको मिला लिया। ठीक है, अल्टीमेटली जो आपका अजातशत्रु था उसने कोसाल को अनेक्स कर लिया। मतलब कोसाल को मतलब प्रसेनजीत, प्रसेनजीत जहां का राजा हुआ करता था। ठीक है, कैसे करा? दो टेक्निक का यूज करके, महाशिला कंटक और रथ मुसल्ला। मतलब सर, अरे यहां से समझ आ जाएगा, इसे कहते हैं कैटापोल्ट, या इसी को पहले बोला जाता था महाशिला कंटक। मतलब क्या होगा सर? यहां पे एक बहुत बड़ा महाशिला, मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर रख देंगे, काट देंगे और ये फैल जाएगा, जैसे आपने बाहुबली मूवी के अंदर देखा है। और ऐसे ही
बाहुबली के अंदर भैया वो बाहु क्या चला रहा था, बड़ा वाला भाई उसका ये चला रहा था, इसे कहते हैं रथ मुसल्ला। इन दोनों की मदद से भैया कोसाल राज्य को आपके अजातशत्रु ने अपने अंडर ले लिया, मगध के अंदर मिला लिया। आई बात समझ यहां तक? ये था महाशिला कंटक और रथ मुसल्ला। ठीक है। अब आ जाते हैं हम कहां पे फाइनली, मगध पे। मगध पे आ जाते हैं फाइनली भैया। मगध के अंदर सबसे पहली आपकी डायनेस्टी है हरण्याक डायनेस्टी, जिसके अंदर हमें 3 राजाओं के बारे में पढ़ना है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। शिशुनाग डायनेस्टी आती है, उसके बाद शिशुनाग और कालशोक आते हैं। नंदा आती है, फिर महापद्मा और धनानंद। असल में तो 11-12 रूलर्स आते हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट ही याद रखने हैं, बाकी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों डायनेस्टी ने बेसिकली एंपायर बिल्डिंग करी पूरे के पूरे मगध एंपायर को बनाने के लिए। मगध जो बना है मौर्यन के टाइम पे, पूरा का पूरा इंडिया, ठीक है, वो असल में इन तीनों ने बनाया था। वो तो मौर्यन को बाद में पूरा का पूरा मिल गया। ठीक है, तो एक एक करके हम अब इन्हीं को चेक करते हैं, इन तीनों डायनेस्टीज को। सबसे पहले आती है आपकी हरण्याक डायनेस्टी। कब? 546 से 412 बीसी तक। सबसे पहला राजा कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार आपका राजा है, कब से कब तक रहा? 546 से 494 तक रहा। बुद्ध के कंटेम्परेरी था। ठीक है जी। जो अंग था महाजनपद, वो इसी ने एनेक्स किया था। ठीक है, किसने? बिंबिसार ने। उस समय अंग का राजा हुआ था कौन? ब्रह्मदत्त। उसको हरा के भैया अंगा को अपने अंदर ले लिया। साथ ही साथ बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रहा है, बुद्धिज्म को प्रोत्साहन दे रहा है। और बिंबिसार किससे जुड़ा हुआ था? महावीर जैन से। पढ़ा था ना, बिंबिसार की शादी किससे हुई थी? छैलना से। छैलना चेतक की बहन हुआ करती थी, और चेतक की बेटी की शादी बिंबिसार से हुई थी। तो भैया कहीं ना कहीं महावीर जैन आपके हरण्याक डायनेस्टी से मिले हुए हैं। ठीक है। बिंबिसार ने तो बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी कर रखे थे। कोसाला देवी भैया कोसाल राज्य वालों से, जो प्रसेनजित की बहन थी। छैलना जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, जिसका बेटा अजातशत्रु हुआ। और खेमा भैया एक माद्रा किंग था, पंजाब के अंदर एक किंग था माद्रा, ठीक है, उसकी बेटी थी खेमा, उसके साथ भी शादी कर रखी थी भाई ने। फिर आता है कौन? अजातशत्रु। कैसे आता है? जब ये अपने पिताजी को निपटा देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। 494 से 462 के बीच में रहा। ठीक है। भाई ने क्या क्या किया? कोसाल प्रसेनजित वाले राज्य को अपने अंदर ले लिया। वैशाली जो इसकी मां का राज्य था, उसको भी एनेक्स कर लिया। काशी तो वैसे भी इनको मिल ही गया था, क्यों? डाउरी के रूप में दिया था। तो ये तीनों ऑलरेडी अजातशत्रु ने ले लिए। इनिशियली जो अजातशत्रु था वो जैन फॉलोवर था, लेकिन बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। इसी अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी राजगीर के अंदर। राजगीर के अंदर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। ठीक है। और इसने बहुत सारे चैत्यास और विहार भी बनाए थे। चैत्यास जहां पे पूजा होती है, जहां पे आपके जो मॉन्क्स होते हैं बुद्धिस्ट के और जैनिज्म के, वो क्या करते हैं? अपनी स्पीच देते हैं। और विहार क्या होता है? रेस्ट करने की जगह, रेस्टिंग प्लेस। तो अजातशत्रु ने बहुत सारे बनवाए थे। वो जो सप्तपानी केव्स हैं, कहां पे? राजगीर के अंदर, बिहार के अंदर। ठीक है, वो अजातशत्रु ने ही बनवाई थी। अब क्योंकि ये एक दूरदर्शी वाला राजा था, भले ही दिमाग कितना ही उल्टा हो, इसको पता था कि जो एक जगह है पाटलीग्राम, ठीक है, पाटलीग्राम को इसने फोर्टिफाई करवा दिया। मतलब उसके आगे बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी, फोर्ट बनवा दिया पूरा। यही वो फ्यूचर में पाटलिपुत्र बना, क्योंकि इसको पता था कि ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों स्ट्रेटेजिक अच्छी लोकेशन है? क्योंकि जो पाटलिपुत्र जो जगह थी ना, वो 3 साइड से पहाड़ों से घिरी हुई थी, और उसके सामने नदी बह रही है, तो उसके ऊपर अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये चीज इसको पता चल गई थी। किसको? अजातशत्रु ने ये चीज भांप ली थी, इसीलिए पाटलिपुत्र को फोर्टिफाई करा दिया। हालांकि अभी गया नहीं है, सिर्फ फोर्टिफाई करा दिया है। ठीक है। अजातशत्रु आपके गौतम बुद्ध से भी मिला था। ये चीज का हमें कैसे पता चलता है? भरूच के अंदर हमें स्क्रिप्चर मिला है, उसके अंदर ये चीज पता चलती है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं किस पे? उदयन, या इसे ही उदयभद्र कहते हैं। ठीक है, ये वही उदयभद्र उदयन है जिसको वो पालक वाले ने मरवाया था गेम करके। इस उदयन ने क्या किया था? कैपिटल शिफ्ट कर दी थी पाटलिपुत्र के अंदर। ठीक है, जो पिताजी ने फोर्टिफाई कराया उसके अंदर कैपिटल शिफ्ट कर दी। कैसे मरा ये उदयन? भैया वो जो अवंती का रूलर था पालक, उसने यहां पे गेम करवा दिया था, तो यहीं के लोगों ने अपने ही राजा को मार दिया था। ठीक है। जो बाद के किंग आए हरण्याक डायनेस्टी के अंदर, भैया वो वीक थे। जब वीक थे तो इनका एक कमांडर हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग, जो कि गवर्नर था काशी के अंदर। काशी के अंदर गवर्नर था। तो उसे लगा कि यार ये उदयन उदयन तो सब बेकार हैं, इनके जितने भी लेटर रूलर आ रहे हैं सबके सब वीक हैं, तो चलो मैं ही चला जाता हूं।
तो शिशुनाग गया, वहां के राजा को हटाया और गद्दी पे बैठ गया, और वहीं से उसने नई डायनेस्टी स्टार्ट कर दी। हरण्यक का अंत होता है और नेक्स्ट डायनेस्टी आपकी शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, कब से कब तक रही? 412 से 345 बीसी के भाई। पहला राजा कौन है? शिशुनाग, गवर्नर हुआ करता था। अभी तो देखा 412 में जैसे ही पावर पे आया ना, इसके सामने दो एकदम बड़े बड़े चैलेंज थे। क्या? एक तो लोग खुश नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है, हर रात को राजा बदले जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो लोग खुश नहीं थे कि भाई बार बार ये राजा बदल रहा है, किस तरीके शासन चल रहा है, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। और दूसरा, जो अवंती के जो शासक हैं वो मारने की भी कोशिश कर रहे हैं सबको, है ना, उसी ने तो उदयन को मरवाया था। तो इन दोनों चैलेंजेस को सबसे पहले तो ठीक करना है। इसके लिए इसने क्या किया? टेम्परेरीली, भैया ये राजा तो बन गया, अपना ये जो शासन है वो चला रहा है वैशाली से, क्योंकि वैशाली सिक्योर्ड एरिया था, वैशाली से शासन चला रहा है, लेकिन जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्री है। खुद वैशाली में बैठा हुआ है, लेकिन सारा का सारा काम पाटलिपुत्र से चल रहा है, ठीक है। शिशुनाग क्या करता है? अवंती वाले राजा को मारता है और फाइनली अवंती को मगध के अंदर एनेक्स कर लेता है, सब्जुगेट कर लेता है, मर्ज कर देता है। ये वही वो वाला डिफरेंस है जो मैंने बताया था कि अवंती और मगध वाले 100 साल तक लड़ते रहे आपस में लड़ाई, वो शिशुनाग डायनेस्टी वाला ही खत्म करता है, ठीक है। अवंती फाइनली पार्ट बन जाता है आपका मगध का। इसके बाद इसका बेटा आता है कौन? कालअशोक। कालअशोक, या इसी को काकावर्मन भी बोलते हैं, ठीक है। इस बंदे ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी वैशाली के अंदर, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा? इस कालअशोक को किसने मारा? नंदा डायनेस्टी के फाउंडर ने। कब? लगभग 345, या कुछ लोग इसको 350 भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात पे लड़ाई नहीं करनी है। नंदा डायनेस्टी का जो संस्थापक था उसने कालअशोक को मारा और क्या स्टैब्लिश कर दिया? नंदा डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी। कब से कब तक? 345 से 325, सिर्फ 20 साल के लिए, ठीक है। माना जाता है महापद्मनंदा ने यह काम किया था, नंदा डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी। कब? 345-350 बीसी के आसपास। ऐसा माना जाता है कि ये जो महापद्मनंदा है ना, ये नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है एक, मतलब सर ये क्षत्रिय क्लैन के लोग नहीं थे। इनको माना जाता है कि ये जो नंदा डायनेस्टी वाले हैं ये शूद्र हैं। ये क्या है? शूद्र हैं। इनके ओरिजिन का हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसमें इनको बोला गया है अनंत कुल। अनंत कुल, क्योंकि इनके बारे में हमें, इनके ओरिजिन के बारे में एग्जैक्ट चीजें पता नहीं चल रही हैं, इसीलिए इनको अनंत कुल बोला जाता है। और यह माना जाता है कि एक नॉन क्षत्रिय डायनेस्टी है, ठीक है। या फिर इनको उग्रसेन भी बोला गया है, इनको उग्रसेन भी बोला गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक बड़ा एम्पायर बनाना है तो आपको जो आपके आसपास के राजा हैं, जितने भी जनपद, महाजनपद, छोटे मोटी चीजें हैं, उनको आपको उखाड़ फेंकना होगा। कब उखाड़? जब आप उनको हराओगे तभी तो आप उसको मगध के अंदर शामिल कर पाओगे। तो इसीलिए इनको उग्रसेन भी बोला जाता है, क्योंकि अगर आपको एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है, वास्ट एम्पायर बनाना है, तो आपको जितनी भी क्षत्रिय डायनेस्टीज हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इनको एक टाइटल भी दिया गया है, क्या? सर्वस्तरंग। सर्वस्तरंग। और संस्कृत लिटरेचर के अंदर इनको अधर्मिका भी बोला गया है। किसको? महापद्मनंदा को। अधर्मिका क्यों बोला गया है? क्योंकि इनको हम लोग नॉन क्षत्रिय ट्राइब मानते हैं, ठीक है। महापद्मनंदा, इन्होंने खुद को ही एक टाइटल दे दिया, क्या? एक रथ। एक रथ, अपने आप को टाइटल दे दिया। ग्रेट एम्पायर बिल्डर, भाई एम्पायर इस बंदे ने बहुत बढ़ाया अपना, ठीक है। इसी ने सबसे ज्यादा एम्पायर बढ़ाया है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, कहां पे? आपकी उड़ीसा के अंदर। तो वहां पे कलिंग का एक राजा था जो कि जैन किंग था। कौन? राजा खारवेल। राजा खारवेल, जिसने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया था, ठीक है जी। तो उसके साथ इसने लड़ाई करी थी। उस लड़ाई का जो वर्णन है, जो मेंशन है, वो इसी इंस्क्रिप्शन में किया गया है। और साथ ही साथ इस इंस्क्रिप्शन में यह भी लिखा गया है कि भैया ये जो महापद्मनंदा था, इसने क्या किया था? इसने वहां से एक ना जैन इमेज लेके आया था। एक जैन इमेज मतलब जो जैन की एक मूर्ति थी वो अपने साथ लेके आया था, ठीक है। जैनिज्म को इसने स्टेट रिलीजन बना दिया था। भैया मगध का स्टेट रिलीजन क्या होगा? जैनिज्म। किसके इन्फ्लुएंस में? भद्रबाहु के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। और क्या हो रहा है अब? क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो रहा है, ये हर एक राज्य को हरा रहा है, मगध के अंदर इंक्लूड कर रहा है, तो सर एरिया भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो सर रेवेन्यू रिफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब हमें टैक्सेशन बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो पैसा इकट्ठा होगा। महापद्मा के बाद लगभग 9 से 10 राजा और आए, लेकिन वो हमारे लिए काम के नहीं है। हमारे लिए लास्ट वाला रीजन काम का है, धनानंद। लास्ट वाला जो हमारा रूलर है वो काम का है धनानंद, वो प्रोमिनेंट पे आता है, ठीक है।
देख रहे हो, केवल 20 सालों के अंदर अंदर कम से कम 12-13 राजा बदल गए, किस हिसाब की पॉलिटिकल कंडीशन है। तो ये थे आपके महापद्मनंदा। अब आते हैं कहां पे, धनानंद पे। धनानंद, ठीक है, ये धनानंद का वही टाइम है जब ग्रीक का जो राजा था अलेक्जेंडर, उसने आक्रमण कर दिया था नॉर्थ वेस्ट रीजन, यहां पे आक्रमण कर दिया था, ठीक है। इवन अलेक्जेंडर ने तक्षशिला के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था। जब ये हुआ तो जो चाणक्य जी थे, ठीक है जी, चाणक्य ने धनानंद को बोला कि भाई बॉर्डर बचाओ, ये बाहर से फॉरेनर आ रहे हैं। अच्छा, जो फॉरेनर होते हैं उसको हम लोग संस्कृत भाषा में पुराने टाइम में यवन बोलते थे, यवन, ठीक है, यवन, यवन को फॉरेनर बोला जाता है। तो चाणक्य ने धनानंद से कहा कि भाई सिक्योर करो बॉर्डर को, वो अलेक्जेंडर आ गया। तो धनानंद बहुत एरोगेंट था, एकदम नशे में धुत रहता था, तो इसने तो नहीं मानी बात, और साथ ही साथ इसने चाणक्य की बेइज्जती भी करी, उसको कोर्ट से बाहर निकाल दिया, उसकी खूब इंसल्ट करी। जब इंसल्ट करी उसके बाद तो इतिहास इतिहास ही बन गया। क्या भैया, चाणक्य ने किसकी मदद करी, चंद्रगुप्त मौर्य की, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य पावर पे आते हैं और उसी की ट्रेनिंग के तहत मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश की। कैसे करी, सबसे पहले एक रिवोल्ट किया था इन लोगों ने मिलके, ठीक है, किसने, चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन वो रिवोल्ट फेल हो गया, ठीक है। धनानंद के खिलाफ जो रिवोल्ट किया था उसको गद्दी से हटाने के लिए वो फेल हो गया, क्योंकि इनका सोशल बेस ज्यादा नहीं था उस टाइम पे। फिर चाणक्य को समझ आया कि नहीं यार, ये तो ऐसे नहीं होगा काम, हमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो चाणक्य ने जितने भी लोग थे जो धनानंद की पॉलिसी से, इसके शासन से खुश नहीं थे, उनको अपने साथ मिला लिया, ठीक है। अलग अलग तरीके से जिनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगाया जा रहा है आसपास के एरिया में, उन लोगों को अपने साथ मिला लिया, और इन सब ने मिलकर क्या करा, रिवोल्ट करा। एंड फाइनली जो आपकी नंदा डायनेस्टी थी वो टॉपल कर दी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 325 बीसी के अंदर, ठीक है, 325 बीसी के अंदर आपकी फाइनली मौर्यन डायनेस्टी आ जाती है। अब हमें मौर्यन पे नहीं जाना है, इससे पहले ये आपके सारे के सारे महाजनपदास होते हैं खत्म, ठीक है, जो 4 इंपॉर्टेंट थे हमने उनके बारे में भी देखा। अब हमें पहले पढ़ने हैं फॉरेन इन्वेजन, जो ग्रीक वाले राजा आए, जो पर्शिया वाले राजा आए, फॉरेन इन्वेजन, वो हम करेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। आज की पूरी क्लास आपकी महाजनपदास को डेडिकेटेड थी। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ ढंग से फोकस के साथ पढ़ा होगा, ठीक है। इसको ना 2-3 बार, मतलब एक बार आप फोकस से अगर सुनो भी रहे होगे ना मेरी बातें ढंग से, तो भी आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है। ये पूरी की पूरी इतनी स्लाइड्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि पीछे से बैकग्राउंड स्टोरी क्लियर हो, जब आप उस चीज को दोबारा पढ़ोगे तो सीधा फैक्ट रिवाइज हो, ठीक है। इसीलिए मैं इतनी कहानियां बताता हूं, लेकिन भाई याद रखने के लिए वो जरूरी हैं तो हैं, नहीं तो भैया देखो, फैक्ट्स तो मैं भी रिवाइज नहीं कर सकता, मैं भी याद नहीं रखता, इतने हजारों करोड़ों फैक्ट हैं, कौन याद रखता है। लेकिन अगर एक स्टोरी लाइन होगी तो कहीं ना कहीं हम चीजों को जोड़ सकते हैं, और वहीं जोड़ने से आपका यूपीएससी का पेपर निकलता है। यूपीएससी यही चाहता है आपसे कि आप चीजों को जोड़ना सीखो, ठीक है। तो ये थे आपका क्या, महाजनपद वाला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, फॉरेन इन्वेजन, ग्रीक एंड पर्शियन इन्वेजन, ठीक है। तब तक के लिए आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि ये आपको क्लास कैसी लगी। फीडबैक जो भी हो मैं ओपन हूं, जो भी आपका सजेशन है मैं ओपन हूं लेने के लिए, और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब अपना ध्यान रखो, रिवाइज करते रहो, और सबको जय हिंद।